स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ANIIDCO एक अर्ध सरकारी एजेंसी है जो पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के विकास और व्यावसायिक दोहन में शामिल है। दूसरा, ANIIDCO की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास और स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम यानी ANIIDCO एक अर्ध सरकारी एजेंसी है जो पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के विकास और व्यावसायिक दोहन में शामिल है, अतः कथन एक सही है। ANIIDCO की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास और स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए की गई थी, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प सी सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के 33 दिव्य प्राणियों के दिव्य लोक से संकस्सिया में अवतरण की याद दिलाता है। दूसरा, अभिधम्म दिवस वर्षावास के अंत और पवारण उत्सव के साथ मेल खाता है। तीसरा, पवारणा त्योहार 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो सदैव 26 जनवरी को पड़ता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के 33 दिव्य प्राणियों के दिव्य लोक के संकस्सिया, जिसे आज भारत के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित संकिसा बसंतपुर के रूप में जाना जाता है, में अवतरण की याद दिलाता है, अतः कथन एक सही है। यह शुभ दिन प्रथम वर्षावास के अंत और पवारण उत्सव के साथ मेल खाता है, अतः कथन दो सही है। बता दें कि पवारण त्योहार में 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो आमतौर पर अक्टूबर में होता है, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एमपॉक्स जिसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है RNA वायरस के कारण होता है। दूसरा, एमपॉक्स के प्रभाव को रोकने के लिए टीका उपलब्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। एमपॉक्स जिसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है एक DNA वायरस है। यह पोक्सविरिडे परिवार से संबंधित है जिसमें बड़े डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। DNA वायरस में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी DNA होता है और आमतौर पर मेजबान के नाभिक में प्रतिकृति बनाते हैं जिससे वे अधिक स्थिर होते हैं और उत्परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इसके विपरीत RNA वायरस में राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA होता है जो कोशिका द्रव्य में प्रतिकृति बनाता है और आमतौर पर उच्च उत्परिवर्तन दर प्रदर्शित करता है। एमपॉक्स मुख्यतः पशुओं विशेषकर कृंतकों और प्राइमेट्स से प्रत्यक्ष संपर्क या दूषित वस्तुओं के माध्यम से मनुष्यों में संचारित होता है। जबकि एमपॉक्स के लिए एक टीका उपलब्ध है, इसकी उपलब्धता और प्रभावशीलता सीमित है जो बेहतर रोकथाम तथा नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है। दूसरा, 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जो उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति बाजार मूल्य के रुझान, अंतर फसल मूल्य समता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय या अनुमोदन लेती है। CACP 22 अनिवार्य फसलों हेतु MSP और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP की सिफारिश करता है, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प बी सही है।
बता दें कि अधिदेशित फसलों में खरीफ मौसम की 14 फसलें, रबी मौसम की 6 फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। कवक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये यूकैरियोटिक गैर प्रकाशपोषी जीव है। दूसरा, इसमें काइटिन से निर्मित एक अद्वितीय कोशिका भित्ति होती है। तीसरा, ये केवल अलैंगिक माध्यम से ही प्रजनन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। कवक यूकैरियोटिक गैर फोटोट्रॉपिक जीवों का एक समूह है जिसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। इसमें मशरूम, मोल्ड और यीस्ट शामिल हैं, अतः कथन 1 सही है। कवक परपोषी होते हैं, अर्थात ये अपने पर्यावरण से कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कवक में काइटिन से निर्मित एक अद्वितीय कोशिका भित्ति होती है जो कवक जगत की एक अद्भुत विशेषता होती है, अतः कथन 2 सही है। कवक आमतौर पर माइसीलियम के रूप में विकसित होते हैं जो तंतुमय संरचनाओं का एक नेटवर्क होता है जिसे हाइफे कहा जाता है। कवक अलैंगिक और लैंगिक प्रायः बीजाणुओं का उपयोग करते हुए दोनों माध्यमों से प्रजनन करते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। कवक अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि पौधों के साथ माइकोराइजल संबंध आदि। कुछ कवक शैवाल के साथ मिलकर लाइकेन का निर्माण भी करते हैं, अतः कथन बी सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, नोबेल पुरस्कार विजेता। दूसरा, नोबेल पुरस्कार क्षेत्र। पहला, हरगोविंद खुराना, राइबोसोम की संरचना और कार्य। दूसरा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तारों की संरचना और विकास। तीसरा, वेंकटरमण रामकृष्णन, आनुवंशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक की इच्छा से की गई थी। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया हो। प्रथम पुरस्कार वर्ष 1901 में दिए गए थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना वर्ष 1968, चिकित्सा में आनुवंशिक कोड और उसके प्रोटीन संश्लेषण कार्य को डिकोड करने के लिए, अतः एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वर्ष 1983, भौतिकी में तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। उन्होंने दर्शाया कि जब एक निश्चित आकार के तारों का हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह एक सघन चमकदार तारे में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सफ़ेद बौना तारा के रूप में जाना जाता है। वेंकटरमण रामकृष्णन वर्ष 2009, रसायन विज्ञान में राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए, अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिफिल की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1978 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बाद की गई थी। दूसरा, यूनिफिल की मुख्य जिम्मेदारियों में लेबनानी सरकार को क्षेत्र में पुनः सत्ता स्थापित करने में सहायता करना शामिल है। तीसरा, यूनिफिल लेबनानी सरकार और इजरायली सरकार दोनों के अधिदेश के तहत काम करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, विकल्प सी केवल 2 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी यूनिफिल की स्थापना वर्ष 1978 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बाद हुई थी, अतः कथन 1 सही है। यूनिफिल के अधिदेश में इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करना और क्षेत्र में अपने प्रभावी अधिकार की वापसी सुनिश्चित करने में लेबनान सरकार की सहायता करना शामिल है, अतः कथन 2 सही है। यूनिफिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिदेश के तहत काम करता है, न कि इजरायली सरकार के, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मूलतः एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन अब यह बहुसदस्यीय निकाय बन गया है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को ईसीआई में निर्णय लिए जाने पर अन्य चुनाव आयुक्तों पर वीटो शक्ति प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए।
प्रारंभ में चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय निकाय था, लेकिन टीएन शेषन बनाम भारत संघ मामले के बाद यह निर्णय लेने की शक्ति वितरित करने के लिए एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया। अतः कथन एक सही है। सीईसी के पास वीटो पावर नहीं है क्योंकि निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, DNULM का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर पैदा करके शहरी परिवारों में गरीबी को कम करना है। दूसरा, इस कार्यक्रम में महिला लाभार्थियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष 2024 तक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 90 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंच बनाई जाएगी। तीसरा, मिशन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 और विकल्प डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी DNULM का उद्देश्य स्वरोजगार और कुशल मजदूरी के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी परिवारों के बीच गरीबी तथा भेद्यता को कम करना है। यह मिशन शहरी गरीब परिवारों के लिए स्थायी आजीविका बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः कथन एक सही है। वर्ष 2024 तक DNULM मिशन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 90 लाख से अधिक महिलाओं तक सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। यह समूह महिलाओं को ऋण, प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाते हैं। अतः कथन 2 सही है। DNULM न केवल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधाएं भी प्रदान करता है। ऋण तक पहुंच महिलाओं को स्थायी आजीविका बनाने में सक्षम बनाने के लिए मिशन की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित संक्रमण के संदर्भ में निवेश और वित्त पोषण के बीच अंतर का सटीक वर्णन करता है? पहला, निवेश से तात्पर्य कारखानों, हरित ऊर्जा परियोजनाओं तथा अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों जैसी परिसंपत्तियों में पूंजी के निवेश से है। दूसरा, वित्त पोषण से तात्पर्य भविष्य के निवेशों को समर्थन देने के लिए मुनाफे से आंतरिक रूप से धन उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है। तीसरा, समय के साथ जैसे जैसे निवेश से लाभ मिलने लगेगा, कंपनियां ऋणधारकों और अन्य वित्त पोषकों को भुगतान करके बाह्य पूंजी पर अपनी निर्भरता कम कर सकती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3 और विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। निवेश सौर फार्म, कारखानों और हरित प्रौद्योगिकी संबंधी विकास जैसी परिसंपत्तियों को आवंटित पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः कथन एक सही है। वित्त पोषण का तात्पर्य बाह्य स्रोतों जैसे इक्विटी, ऋण या अनुदान के माध्यम से निवेश के वित्त पोषण से है, न कि आंतरिक पूंजी के सृजन से। अतः कथन 2 सही नहीं है। जैसे जैसे कंपनियां अपने निवेश से रिटर्न प्राप्त करना आरंभ करती हैं, वे मुनाफे का उपयोग बाह्य वित्त पोषकों को चुकाने के लिए कर सकती हैं, जिससे बाह्य फंडिंग की आवश्यकता कम हो जाती है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आधुनिक उद्योगों में रणनीति की उभरती भूमिका का सटीक वर्णन करता है? पहला, यह पारंपरिक मान्यता है कि संतुलन एक प्राकृतिक अवस्था है को निरंतर अनुकूलन संबंधी आवश्यकता के कारण चुनौती मिली है। दूसरा, वैश्वीकरण को समृद्धि के लिए एक संधारणीय शक्ति के रूप में देखा जा रहा है तथा हाल के समय में इसमें कोई बड़ी बाधा नहीं आई है। तीसरा, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और सिनारियो सिमुलेशन जैसे MI उपकरण अब कंपनियों को अनिश्चित व्यावसायिक वातावरण में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। यह धारणा कि संतुलन प्राकृतिक अवस्था में है, जो कि पुरानी हो चुकी है, क्योंकि आधुनिक रणनीतियों की मांग है कि कंपनियां निरंतर व्यवधान के चलते स्थिर एवं अनुकूलनीय बनी रहें। अतः कथन एक सही है। भू राजनीतिक तनाव ने चुनौतियों और अप्रत्याशितता को जन्म दिया है, जिससे फोकस ऑफशोरिंग से हटकर फ्रेंड शोरिंग पर चला गया है, जो वैश्वीकरण पर पूर्व के आशावादी दृष्टिकोण को बाधित करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, सिनारियो सिमुलेशन और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण
जैसे एआई उपकरण कंपनियों को अप्रत्याशित और तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण में जोखिमों का अनुमान लगाने और प्रबंधन करने में मदद करने के लिए आवश्यक है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प सी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे वर्ष 1985 के असम समझौते के बाद अधिनियमित किया गया था। यह 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को धारा 6A के तहत स्वचालित रूप से नागरिकता प्रदान की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।